जॉन गैरिसन जॉनस्टन, जिन्हें मशहूर तौर पर लिवर ईटिंग जॉनसन के नाम से जाना जाता है, का जन्म 1 जुलाई 1824 को लिटिल यॉर्क, न्यू जर्सी में हुआ था। उनकी मां का नाम एलाइजा गैरिसन था और उनके पिता का नाम आइजक गैरिसन था, जिन्हें आयरिश या स्कॉटिश वंश का माना जाता है। जॉनस्टन की 5 बहनें थीं और यह भी संभव है कि उनका एक भाई भी था। युवा जॉनस्टन का बचपन कठिन था क्योंकि उनके पिता आइजक अक्सर उनसे बुरा व्यवहार करते थे। आइजक न सिर्फ शराबी थे, बल्कि वे अपने बेटे से बहुत ज्यादा काम भी करवाते थे। जमा हुए कर्ज को चुकाने के लिए युवा जॉनस्टन को एक खेत में मजदूरी करनी पड़ी और कई बार वो थकावट के कारण बेहोश हो जाते थे। आइजक को गुस्सैल और क्रूर बताया गया है और संभव है कि उन्होंने बचपन में जॉनस्टन को पीटा हो। इससे युवा जॉनस्टन मजबूत तो हुए, लेकिन उनका स्वभाव प्रभावित हुआ और आगे चलकर वे शराबी, हिंसक व जल्दी गुस्से वाले बन गए। जॉनस्टन बड़े होते गए तो वे इस व्यवहार को और सहन नहीं कर पाए। अब एक किशोर हो चुके और खुद का ख्याल रखने के लिए काफी बड़े हो चुके जॉनस्टन ने घर छोड़ने का फैसला किया और ज्यादा समय नहीं बीता था कि उन्हें एक तटीय स्कूनर पर व्हेल का शिकार करने का काम मिल गया। समय बहुत जल्दी बीत गया और जॉनस्टन को पता भी नहीं चला कि उन्होंने समुद्र में लगभग 12 साल बिता दिए। जॉनस्टन इस काम से थक गए थे और उन्होंने तय किया कि अब कुछ और रोमांचक करने का समय आ गया है। अब तक जॉनस्टन एक बहुत बड़े आदमी बन चुके थे, जिनकी लंबाई 6 फीट से ज्यादा थी और वजन लगभग 260 पाउंड था। इसके अलावा उनका वर्णन किया गया था कि वे पूरी तरह से मांसपेशियों से भरे हुए थे और उनके शरीर में लगभग बिल्कुल भी चर्बी नहीं थी। 1846 में मेक्सिको अमेरिकी युद्ध छिड़ गया। अब 22 साल के हो चुके जॉनस्टन ने अमेरिकी नौसेना में भर्ती होने का फैसला किया, लेकिन एक नाविक के रूप में उनका करियर बहुत ही छोटा रहा। डेक पर रहते हुए जॉनस्टन के एक साथी को एक लेफ्टिनेंट द्वारा सजा दी गई। नाराज होकर जॉनस्टन ने जल्दी में वरिष्ठ अधिकारी पर हमला किया, जिससे उसकी गर्दन पर चोट लगी और वो अस्थायी रूप से बेहोश हो गया। अधिकारी चकराया हुआ था। उसने खुद को संभाला, लेकिन उसे ठीक ठीक पता नहीं था कि क्या हुआ। हालांकि उसे शक था कि यह जॉनस्टन ने किया है। नतीजा यह हुआ कि जॉनस्टन को सजा मिली और 1 महीने तक किनारे छोड़ने की इजाजत नहीं मिली। जब जॉनस्टन को आखिरकार जमीन पर उतरने का मौका मिला तो वो अमेरिकी नौसेना से फरार हो गया और वाइल्ड वेस्ट में भटकने चला गया। पकड़े जाने से बचने के लिए, जिससे उसे फांसी दी जा सकती थी, उसने अपना नाम जॉन जॉनस्टन गैरिसन से बदलकर सिर्फ जॉन जॉनसन रख लिया। ऐसा माना जाता है कि वो कैलिफोर्निया पहुंचा, जहां उसने गोल्ड रश शुरू होने से ठीक पहले कुछ समय खनन में बिताया। इसके बाद जॉनसन पूर्व की ओर गया, कोलोराडो से होकर गुजरा और फिर उत्तर की ओर वायोमिंग से होते हुए आखिरकार दक्षिणी मोंटाना के एल्डर गल्च क्षेत्र में पहुंच गया। वहां उसने लकड़हारे का काम किया और अपनी बड़ी कदकाठी के कारण भाप के जहाजों के लिए ईंधन की लकड़ी पहुंचाने में बहुत माहिर था। फिर भी उसने शिकार, जाल बिछाने और शराब की तस्करी जैसे कई काम किए। इसी दौरान उसकी मुलाकात अपने जीवन भर के दोस्त और साथी जेएक्स बिडलर से हुई। दोनों आदमी शराब पीते और हिंसक स्वभाव के थे, जिससे उन्हें खुशी मिलती थी। जॉनसन एक कुशल पहाड़ी शिकारी ट्रैपर होने के बावजूद अपना अधिकतर समय मोंटाना में मूल निवासियों से लड़ते हुए बिताता था। अब जॉनसन के जीवन के इर्द गिर्द फैली किंवदंती बढ़ने लगी। किंवदंती है कि मोंटाना में रहते हुए जॉनसन की मुलाकात फ्लैटहेड, मूल अमेरिकी जनजाति की एक युवा महिला से हुई। आखिरकार वो उसकी पत्नी बन गईं और दोनों एक साथ उस लकड़ी के कैबिन में रहने लगे जिसे जॉनसन ने खुद बनाया था। बिल्कुल ज्यादा समय नहीं बीता कि जॉनसन की पत्नी गर्भवती हो गई और ऐसा लगने लगा कि आखिरकार वह एक अच्छा, शांतिपूर्ण जीवन जी पाएंगे। लेकिन ऐसा होना नहीं था। 1847 में एक दिन जब जॉनसन बाहर थे, क्रो जनजाति के कुछ मूल निवासी अमेरिकियों ने उनके घर पर हमला कर दिया। दुर्भाग्य से जॉनसन की गर्भवती पत्नी उस मुठभेड़ में मारी गईं और उनका घर पूरी तरह जला दिया गया। जैसे ही जॉनसन को इसका पता चला, उन्होंने क्रो जनजाति का पीछा कर बदला लेने की कसम खाई। जॉनसन अच्छे योद्धा और उससे बेहतर शिकारी थे। वह अच्छी तरह से सुसज्जित थे और अपने दुश्मनों की जान लेने लगे।
जैसे ही क्रो प्रमुख को इसके बारे में पता चला, उसने अपने 20 सबसे अच्छे योद्धाओं की एक टोली जॉनसन से हमेशा के लिए निपटने के लिए भेजी, लेकिन वे असफल रहे। जिगर खाने वाला जॉनसन ने उन सभी को मार डाला था। इस कहानी के अनुसार जिगर खाने वाला जॉनसन को उसका उपनाम इसलिए मिला क्योंकि उसने जितने भी क्रो लोगों को मारा वो उनकी जिगर निकालकर खा जाता था। क्रो जनजाति के लिए जिगर परलोक में प्रवेश करने के लिए आवश्यक था, इसलिए उसे खाकर जॉनसन जनजाति का सबसे बड़ा अनादर कर रहा था, क्योंकि वह मृतकों की परलोक में जाने की संभावना छीन रहा था। जॉनसन बिल्कुल भी नहीं रुका। अपनी पत्नी की मौत का बदला लेने के लिए उसने कथित तौर पर क्रो जनजाति के 300 से ज्यादा लोगों को मार डाला। अब तक उसकी ऐसी ख्याति हो गई थी कि मूल अमेरिकी जनजातियां सिर्फ उसका नाम सुनकर ही कांप उठती थीं। हालांकि जॉनसन की क्रो जनजाति के खिलाफ दुश्मनी उस समय बाधित हो गई जब उसे ब्लैकफुट जनजाति के मूल अमेरिकियों के एक समूह ने अगवा कर लिया। क्रो जनजाति से इनाम पाने के लिए उन्होंने उसे चमड़े की पट्टियों से बांध दिया और कमर तक कपड़े उतार दिए जब तक खरीदारों से मुलाकात नहीं हुई। हालांकि ब्लैकफुट जनजाति ने जिगर खाने वाला जॉनसन की क्षमताओं को बहुत कम आंका और उसकी टेपी की रखवाली के लिए सिर्फ एक व्यक्ति को ही नियुक्त किया। थोड़े ही समय में जॉनसन ने पट्टियां तोड़ी और पहरेदार को बेहोश किया। इसके बाद वो जल्दी से ब्लैकफुट के शिविर से बाहर निकल गया और जंगल की ओर चला गया। यहां तक कि ये अफवाह भी थी कि वह इतना भूखा था कि उसने एक पहरेदार की टांग काट ली, जिसे उसने भागते समय खा लिया। अद्भुत बात यह थी कि ब्लैकफुट जनजाति से भागते समय जॉनसन की मुलाकात उसके पुराने साथी से हो गई, जिसने उसे घर वापस जाने का रास्ता दिखाने में मदद की। कहानी के अनुसार अपनी पत्नी की मौत के लगभग 25 साल बाद जिगर खाने वाला जॉनसन ने आखिरकार क्रो जनजाति से सुलह कर ली। ऐसा माना जाता है कि यह समझौता अमेरिकी सीमांत युद्धों से बढ़ते खतरे और मूल अमेरिकी जनजातियों के बीच बढ़ती हिंसा के कारण हुआ था। फिर भी जॉनसन की पत्नी, उसकी प्रतिशोध की भावना और उसकी रोमांचक भागने की यह लोकप्रिय कहानी वास्तव में एक मिथक थी। इस कहानी का समर्थन करने के लिए कोई वास्तविक सबूत नहीं है और कई मौकों पर जॉनसन ने खुद कहा था कि यह झूठी है। उसने कहा कि उसकी कभी पत्नी नहीं थी। ऐसा लगता है कि यह कहानी तब शुरू हुई जब वो एक मूल अमेरिकी महिला को सीमांत चौकी तक ले गया। उनके वहां पहुंचने पर उस महिला ने दावा किया कि वे पति पत्नी हैं, ताकि उसे परेशान न किया जाए। साथ ही उसके सैन्य रिकॉर्ड में क्रो जनजाति से किसी निजी युद्ध का उल्लेख नहीं है। असल में ज्यादातर समय वह क्रो जनजाति के साथ अच्छे संबंधों में था। एक स्रोत तो यहां तक दावा करता है कि क्रो राष्ट्र ने उनके प्रति सम्मान के कारण उन्हें अपना मुखिया भी बना दिया था। जॉनसन ने माना कि उसने कुछ क्रो योद्धाओं को मारा था, पर यह सब आत्मरक्षा में थे। गृहयुद्ध के शुरू होने पर जॉनसन ने यूनियन आर्मी में भर्ती होने का फैसला किया और पहली डिवीजन दूसरी कोलोराडो कैवलरी चौथी ब्रिगेड की एच कंपनी में एक स्काउट के रूप में शामिल हो गए। इस समय तक वह 39 साल के हो चुके थे। एक बार फिर जॉनसन का सशस्त्र बलों में समय बहुत कम रहा। 5 दिन बाद ही वे सेना से फरार हो गए और सारी कमाई विस्की पर खर्च कर दी। बाद में उन्हें दूसरी रेजिमेंट में नियुक्त किया गया। यह स्पष्ट नहीं है कि उन्हें सेना छोड़ने पर सजा मिली या वे बच निकले। किसी भी हाल में अक्टूबर 1864 में जॉनसन ने वेस्टपोर्ट की लड़ाई में हिस्सा लिया, जिसमें उन्हें पैर और कंधे में गोली लगी थी। ठीक होने के बाद जॉनसन ने गृहयुद्ध में लड़ना जारी रखा, जब तक कि उन्हें 23 सितंबर 1865 को सेना से मुक्त नहीं कर दिया गया। क्या करना है तय न कर पाने पर जॉनसन ने घर लौटकर वही काम करने का निर्णय लिया जिसमें वो माहिर थे, जैसे सोने की खानों में काम करना, शराब बेचना और पेड़ काटना। उसने अपनी कमाई का अधिकतर हिस्सा विस्की की लत में खर्च किया। लकड़हारे के रूप में काम करते हुए, जिसे उस समय वुडहॉक कहा जाता था, जॉनसन और उनके साथी पर अक्सर हमले होते थे। लकड़ी काटने के इस काम में हमेशा खतरे थे और चूंकि वे स्यू भूमि के बीच डेरा डाले थे, कई लोगों को लगता था कि वे अपनी मौत खुद बुला रहे हैं। 1868 की गर्मियों में स्थानीय इलाके में कुल 7 लकड़हारों के मारे जाने की खबर आई थी। बेशक
उनकी जगह के कारण उन पर अक्सर हमले होते रहते थे, लेकिन सौभाग्य से जॉनसन और उनके साथी हर बार जिंदा बच निकलते थे। उसी साल जब जॉनसन और दूसरे लकड़हारे मसलशेल नदी के मुहाने पर काम कर रहे थे, तो उन पर सियुक्स जनजाति के 6 लोगों ने घात लगाकर हमला किया। इसके बाद गोलीबारी हुई, जिसमें दोनों ओर के लोग घायल हुए और सियुक्स जनजाति के एक व्यक्ति की मौत हो गई। इसके तुरंत बाद ये लड़ाई एक गतिरोध में बदल गई। इसके बावजूद जॉनसन खुले मैदान में गया और अपने चाकू से निकाले गए एक छोटे से जिगर के टुकड़े को खाने का नाटक किया। 5 बचे हुए सिंह और उसके साथी सभी ने सोचा कि वह असली था। यहीं पर उसका नाम लिवर ईटिंग जॉनसन रखा गया। स्टीम बोट्स के लिए लकड़ी काटने के अलावा जॉनसन सियू क्षेत्र के अंदर शिकार और फंदा भी लगाता था। वे उसका स्वागत नहीं करते थे। न केवल उन्होंने उसके फंदे और खालें चुरा लीं, बल्कि एक बार तो वे उसकी झोपड़ी में घुस आए और उसके घर लौटने का इंतजार करते हुए उस पर घात लगाने की कोशिश की। इसी वजह से जॉनसन को फंदे लगाने पड़े। इसमें जहरीला मांस और झोपड़ी के नीचे एक छोटी सुरंग भी थी। अगर उसकी झोपड़ी पर हमला हुआ तो जॉनसन ने कुछ गड़बड़ महसूस होते ही सुरंग में जाकर फर्श के नीचे से मूल निवासियों पर गोली चला दी। जॉनसन इस माउंटेन मैन वाली जीवन शैली में फला फूला और अपने 40वें दशक तक ऐसा ही जीवन जीता रहा। वो सभी बड़ी लड़ाइयों में शामिल हुआ और जनरल माइल्स का स्काउट भी बना। अब तक उसके शराब तस्करी के दिन खत्म हो चुके थे। उसे विस्की बेचने के खतरों का पता था और अब उम्र बढ़ने से जोखिम बहुत ज्यादा थे। कई सालों तक उसने इस धंधे में खूब पैसा कमाया, खासकर क्योंकि वह इतना साहसी था कि वूपअप इलाके से होकर जाता था, जिसे एक गोरे आदमी के लिए सबसे खतरनाक और दुश्मन भरा इलाका माना जाता था। कुछ समय के लिए उसने सुरक्षित काम को अपनाया और दक्षिणी मोंटाना की पहाड़ियों में यात्राओं का मार्गदर्शन किया। वो शिकार और जानवर फंसाने का अपना पुराना काम भी करता रहा। उसने एक व्यापारिक प्रयास के तहत कुछ समय के लिए एक घोड़ा गाड़ी सेवा भी स्थापित की थी। 1880 के दशक के दौरान वह कोल्सन में स्थानीय कानून रक्षक बन गया, जो मार्शल का एक शहर था, रेड लॉज, मोंटाना में। फिर भी काम उबाऊ था, इसलिए उसने वाइल्ड वेस्ट शो में जाने का फैसला किया। लेकिन यह करियर ज्यादा समय तक नहीं चला। कहा जाता है कि जॉनसन को बिल कोल्डी से नफरत थी। साथ ही तनख्वाह से असंतुष्ट होकर जॉनसन ने नौकरी छोड़ी और कोल्सन लौट गए। दूसरों के साथ रहने से थक चुके और अकेले शांत जीवन जीने की चाहत में उन्होंने जंगल में अपने लिए एक झोपड़ी बना ली, ताकि वे अपना बाकी जीवन वहीं बिता सकें। हालांकि वे जल्द ही शहर के शेरिफ बन गए और इस पद पर वे 1894 में अपनी सेवानिवृत्ति तक बने रहे। वे कुछ और सालों तक उस शहर में रहे, जब तक कि दिसंबर 1899 में उन्हें सांता मोनिका, कैलिफोर्निया के वेटरन्स अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। वे सिर्फ 1 महीने बाद 21 जनवरी 1900 को चल बसे। जॉन जॉनसन को लॉस एंजलिस के एक पूर्व सैनिकों के कब्रिस्तान में दफनाया गया था। हालांकि जून 1974 में कुछ युवा छात्रों के नेतृत्व में चलाए गए अभियान और बातचीत के बाद जॉनसन के अवशेषों को कोल्बी, वायोमिंग के ओल्ड ट्रेल टाउन में स्थानांतरित कर दिया गया। ये शहर रेड लॉज में उनके पुराने कैबिन से सिर्फ 65 मील दूर है और उनकी पसंदीदा जगहों में था। 1972 में रॉबर्ट बंकर की किताब क्रो किलर, द सागा ऑफ लिवर ईटिंग जॉनसन पर आधारित एक फिल्म रिलीज हुई थी। फिल्म जेरमाया जॉनसन में रॉबर्ट रेडफर्ड मुख्य भूमिका में थे। किताब और फिल्म दोनों ही उनकी जिंदगी पर ढीले तौर पर आधारित हैं और असली कहानी से अलग हैं। जॉन जॉनसन या लिवर ईटिंग जॉनसन पर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आशा है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो नीचे लाइक जरूर करें और अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो मुझे ईमेल करें या कमेंट छोड़ें। खैर, मेरी तरफ से इतना ही। तो मैं आप सभी से फॉरगॉटन लाइव्स के अगले एपिसोड में मिलूंगा। धन्यवाद।